हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं गोविंद आपके समक्ष हाजिर होता हूं फिर से एक नए और शानदार सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि ये लगभग सभी एग्जाम में आता है, शायद ही कोई एग्जाम होगा इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते होंगे। आप कहेंगे वो कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों? तो वो सब्जेक्ट है दोस्तों विज्ञान, साइंस। हमने इस श्रृंखला का नाम रखा है विज्ञान का तांडव। मतलब इसमें हम आपके लिए तांडव मचाने वाले हैं। तांडव कैसा मचाने वाले हैं कि कोई भी एग्जाम हो, हमारी इन्हीं क्लासों से आपको सभी विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। एक प्रकार से हम आपको विज्ञान का भंडारा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? विज्ञान का भंडारा। मतलब क्लास भी ज्यादा बड़ी नहीं होंगी और आपको बोलते हैं ना भंडारे में सब कुछ मिल जाता है। और भंडारा इसीलिए कि भंडारा फ्री में होता है, तो ये आपके लिए फ्री में होगा। बस आपको क्या करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पर शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबानी है, क्योंकि बेल आइकन अगर नहीं दबाते तो आपको नया नोटिफिकेशन क्लास का नहीं मिलने वाला। इसीलिए आपको इसे जरूर शेयर करना है, ये गलती नहीं वो करनी। कम से कम एक स्टूडेंट अपने 20 साथियों को इनको क्या करेगा, सब्सक्राइब कराएगा, अगर हमारी विज्ञान की श्रृंखला आप कंप्लीट खत्म करना चाहते हो तो। ठीक है ना? तो पहले तो मैं स्पेशल किसी एग्जाम के लिए नहीं करा रहा हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में जो एग्जाम आ रहे हैं, जैसे एनटीपीसी का आ रहा है, रेलवे ग्रुप डी का आ रहा है, लेखपाल का आ रहा है, इनमें जो जनरल साइंस है उन सबको मैं कवर कराऊंगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल या अन्य एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, ऑल ओवर इन्हीं टॉपिकों से आपको साइंस के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे और मैं सॉल्व करवाऊंगा भी। जैसा कि मैं हर बार की तरह पहले टॉपिक पढ़ाता हूँ और उसके बाद क्या कराता हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, मतलब प्रैक्टिस कराता हूँ। तो आज हम चलते हैं और आज हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो टॉपिक है अम्ल। अम्ल मीन्स एसिड। ठीक है ना? तो पहली क्लास में हम आपको एसिड खत्म करेंगे। क्या खत्म करेंगे? एसिड। तो दोस्तों जो अम्ल है ना, इस अम्ल को हम उर्दू में, कौन सी भाषा में? हम उर्दू भाषा में, ध्यान रखना, उर्दू में हम इसको तेजाब कहते हैं। नॉर्मल आप लोगों ने सुना होगा तेजाब। तेजाब है तो बहुत तीक्ष्ण होता है, देखा होगा आपने, बहुत ही तीक्ष्ण होता है तेजाब। तो नॉर्मली आप लोगों ने टीचरों को पढ़ाते हुए सुना होगा कि अम्ल क्या होते हैं। जो स्वाद होता है उनका, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं तो खट्टा तो आपको पता ही है, ये तीखा होता है ये काफी। ठीक है ना? मतलब तीक्ष्ण होते हैं। दूसरी बात, इसमें हम आपको नई चीजें बताएंगे। जैसे अम्ल जो होते हैं, तो कोई भी अम्ल है, जैसे मान के चलिए H2SO4 एक अम्ल है, या HNO3 एक अम्ल है। अभी आपको नहीं पता लेकिन हम बताएंगे। तो ध्यान रखना, ज्यादातर जो अम्ल होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन जो होता है, आप देख नहीं रहे, ऑक्सीजन 2 से अधिक होता है, या तो 2 होगा या 2 से अधिक होगा। ये आप ध्यान रखना। मेरा कहने का मतलब, उस यौगिक में ऑक्सीजन की मात्रा 50% से अधिक होगी तो वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। दूसरी बात, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें जैसे एक साइंटिस्ट थे आरहेनियस। कौन थे? आरहेनियस। आरहेनियस ने ये बोला था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें अगर हम जलीय विलयन में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम घोल देते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं? H पॉजिटिव। एक्वस सॉल्यूशन होता है जलीय विलयन। क्या होता है? जलीय विलयन। तो वो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो जैसे कोई अम्ल होगा और उसकी क्रिया क्या कराएंगे? हम धातु के साथ कराएंगे, और धातु का विलयन कैसा होगा? जलीय विलयन। तो ये H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखना, ये किसने बताई थी? ये आरहेनियस ने, कि अम्ल वो होगा जिसमें हाइड्रोजन जरूर होगा। ये आरहेनियस ने बताई थी। जैसा कि आप देख रहे हो, H2SO4 धातु से क्रिया कर रहा है, जलीय विलयन में H2 दे रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे 2HCl Zn से क्रिया कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन में, तो ZnCl2+, देखो ये भी हाइड्रोजन दे रहा है। लेकिन इन्होंने ये बोला था कि ये क्या देता है? हाइड्रोजन देता है। हाइड्रोजन में भी क्या देता है? आयन देता है। आप जानते हो हाइड्रोजन जो आयन होते हैं वो जलीय अवस्था में, किसमें? जलीय अवस्था में या जलीय विलयन में स्वतंत्र नहीं रहते। मेरा कहने का मतलब ये H पॉजिटिव के रूप में नहीं रहते। तो फिर क्या करते हैं? फिर ये जलीय विलयन से क्रिया करते हैं। देखो जल से क्या करेंगे? क्रिया करेंगे,
जैसा कि देख भी रहे हो आप, H2O प्लस H पॉजिटिव, और ये जलीय विलयन से क्रिया करके क्या बना रहा है, H3O पॉजिटिव। क्या बना रहा है, H3O पॉजिटिव। इसे क्या बोलते हैं, इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आर्हेनियस के अनुसार साफ कह दिया गया है कि जो भी अम्ल होगा उसे अगर हम जलीय विलयन में क्रिया कराएंगे तो निश्चित रूप से वो H पॉजिटिव आयन देगा, और वो H पॉजिटिव आयन जल से क्रिया करके H3 पॉजिटिव बनाएगा, H3O पॉजिटिव बनाएगा, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप देख भी रहे हो HCl प्लस H2O, तो इसे जब कराएंगे, देखो दो H ये हैं, एक ये रहा H3 और O यहाँ से ले लिया पॉजिटिव, तो इसी को हम हाइड्रोनियम बोलते हैं, और Cl नेगेटिव बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, अम्ल होगा। लेकिन अब क्या देख रहे हो, हर एक अम्ल में H पॉजिटिव है, ठीक है ना। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे भी हैं जिनमें H नहीं है, जिसे हम एक्सेप्शन बोल सकते हैं, अपवाद बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला CO2, NO2 या SO4, ये SO4 नहीं है, SO2 है, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ गैसें हैं जो वायुमंडल में हमेशा विद्यमान रहती हैं। और ये आती कहाँ से हैं वायुमंडल में, उद्योगों से आती हैं। कुछ उद्योग CO2 का उत्सर्जन करते हैं, SO2 का उत्सर्जन करते हैं। कुछ मोटर व्हीकल जो होते हैं वो CO2 और SO2 का उत्सर्जन करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ बायोमास वगैरह जो होता है जिसे हम जलाते हैं, है ना, हरे पेड़ पौधे या अन्य जो कृषि अवशिष्ट होता है जिसे हम जलाते हैं, उनसे नाइट्रोजन के अवशिष्ट प्राप्त होते हैं, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राप्त होती हैं। तो ये गैसें कहाँ मिलती हैं, वायुमंडल में मिलती हैं। और जब ये गैसें वायुमंडल में होती हैं तो ये वायुमंडल में अम्लीय प्रकृति में होती हैं, जबकि इनमें कहीं भी आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन ये आर्हेनियस का अपवाद है। आर्हेनियस ने ये बोला था कि भाई अम्ल वो होंगे जिनमें H पॉजिटिव जरूर होगा, लेकिन ध्यान रखना इन गैसों में H पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इनका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसीलिए है कि जब ये वायुमंडल में घूम रही होती हैं और वायुमंडल में इन्हें मिलती है जल वाष्प। क्या मिलती है, जल वाष्प। और जब ये वायुमंडल में, देखो जल वाष्प से CO2 है वायुमंडल में, और यहां इसे क्या मिल गई, जल वाष्प वर्षा के रूप में, तब ये क्या कर देंगे, H2CO3 की वर्षा करा देंगे। H2CO3 को दोस्तों कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। और ये वही कार्बोनिक अम्ल होता है जो सॉफ्ट ड्रिंक में होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है ना, थम्स अप, पेप्सी वगैरह, इनमें सब में क्या होता है, कोका कोला में यही H2CO3 होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है। क्योंकि जब हम उसकी कोका कोला की बोतल या पेप्सी की बोतल को खोलते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें से CO2 गैस निकलती है, और क्या होता है उसमें, जल होता है। तो इसी को मिलाकर के क्या बन जाता है, H2CO3। और ये अम्ल होते हैं, तीखे होते हैं। तो देखा नहीं है, कोल्ड ड्रिंक को जब हम गले में लेते हैं तो गले में क्या करती है, वो जलन कर देती है, तो वो कार्बोनिक अम्ल होता है। वैसे ही देखो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में होगा, वर्षा पड़ेगी तो H2SO4 बन जाएगा। फिर NO2 होगा, H2O होगा, तो ये नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ये नाइट्रिक अम्ल होता है। और जब ये वर्षा के साथ होती हैं तो इसी को हम बोलते हैं, तीनों को अम्ल वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा, मतलब एसिड रेन। जब हम कहते हैं अधिकांशतः क्या होता है, मानसून की जो पहली बारिश होती है वो अम्ल वर्षा ही होती है। उसमें क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है, जो हमारे पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होती है। जब हम नहाते हैं उस बारिश में तो हमारे स्किन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों को बना देती है। और जो फसलों के अंकुरण होते हैं ना छोटे छोटे, तो ये फसलों पे भी पड़ जाती है, तो उन अंकुरणों को नष्ट कर देती है, ठीक है ना। और बहुत सारी फसलों पे जो फूल वगैरह आते हैं, फल वगैरह आते हैं, उनको भी ये क्या करती है, हानि पहुंचाती है, जिससे कि फसलों की उत्पादकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। विभिन्न छोटे नन्हे जीवों पर पड़ती है, उनकी विकसित की जो अवधि होती है उसे भी क्या कर देती है, कमजोर कर देती है। तो आपसे पूछे रेन एसिड रेन किसकी वजह से होती है, तो CO2, NO2 और SO4। देखो सभी में 2 ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन से अधिक होंगे। देखो 2 ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन से अधिक होंगे। तो मेरा कहने का मतलब अम्ल वो भी होते हैं जिनमें ऑक्सीजन 2 या उससे अधिक होते हैं। अब बात क्या आई कि ये जो अम्ल वर्षा होती है, पूछे आपसे अम्ल वर्षा की सबसे प्रमुख गैस कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए SO2।
SO2 इसीलिए जिम्मेदार होती है अम्ल वर्षा कराने के लिए सबसे ज्यादा। हालांकि उसमें CO2 भी होता है, NO2 भी होती है, ये भी अम्ल वर्षा ही कराते हैं, लेकिन SO2 इसीलिए होती है कि वायुमंडल में उद्योगों से सबसे ज्यादा जो निकलती है वो SO2 ही निकलती है। मोटर व्हीकल से जो सबसे ज्यादा निकलती है वो SO2 ही निकलती है। तो सबसे प्रमुख अम्ल वर्षा H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फर डाइऑक्साइड, ये जिम्मेदार होते हैं उसके लिए। इसके बाद ही आगे और क्या होता है अम्ल? अम्ल जो होते हैं वो जो नीला लिटमस पेपर होता है उस नीले को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अगर किसी के चेहरे पर एसिड डाल दो, तेजाब डाल दो आप, तो वो एकदम क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा गुस्से से। तो याद रखना अम्ल क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। किसे? नीले लिटमस पेपर को। आरेनियस की हमने बताई थी, आरेनियस के अनुसार आरेनियस ने ये बोला था कि भाई जब हम अम्ल की क्रिया जलीय विलयन में कराते हैं तो ये क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। और ये H पॉजिटिव आयन जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O पॉजिटिव। ये आप क्रिया देख ही रहे हो दोनों की। उसके बाद ब्रास्ट और लॉरी ने क्या बोला था अम्ल के बारे में? तो ब्रास्ट और लॉरी ने ये बोला था कि भाई जैसे हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन को हम 1H1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1H1। तो हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन A बराबर N+P से जब हम N निकालते हैं, ये Z बराबर N+P, ठीक है ना, N जब निकालते हैं तो हम Z-P लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ N बराबर 1-1 लिखेंगे तो ये 0 निकल के आएगा, क्योंकि इसका Z भी ये Z है, ठीक है ना। और ये जो Z है ना, एक फॉर्मूला होता है Z बराबर E बराबर P, मतलब जो परमाणु क्रमांक होगा नीचे जो लिखते हैं वो परमाणु क्रमांक है, उतने ही उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उस परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। और जब हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Z बराबर N+P। तो Z भी एक है इसमें, माइनस P भी एक है, प्रोटॉन भी एक है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसने बोला न्यूट्रॉन नहीं होता है इसमें। तो न्यूट्रॉन नहीं होता है तो फिर इसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ओनली क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो ब्रॉस्ट और लॉरी ये बोलते हैं कि अम्ल कुछ नहीं, अम्ल प्रोटॉन होते हैं। और सीधा सीधा आरेनियस ने बता ही दिया है H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव ही अपने आप में क्या है? प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन का मतलब एक धनायन, और H पर भी क्या है? एक धनायन। तो उन्होंने ये उल्टा करके ही बोल दिया है। इसके साथ ही नेक्स्ट लुईस, एक लुईस और है। तो लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? तो लुईस ने ये बोला था अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। याद रखना ये बात किसने बोली थी? लुईस ने बोली थी कि भाई अम्ल सीधी सीधी बात है, अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो लुईस का भी याद रखना। आरेनियस ने बोला कि भाई ये जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें H पॉजिटिव देते हैं। ब्रास्ट और लॉरी ने बोला कि भाई इनमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसीलिए अम्ल क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। लुईस ने बोला कि भाई अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। सीधी सीधी बात है, ये आप याद रखना। उसके बाद मैं बात करता हूं कि इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन एसिड, मींस कार्बन अम्ल को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो जी दोस्तों, बिल्कुल प्रभावित करता है। यदि कार्बन अम्ल में आ जाएगा तो ध्यान रखना वो फिर उसे कमजोर बना देगा। क्या बना देगा? कमजोर, वीक बना देगा। तो क्या बना देगा उसे? वीक एसिड बना देगा, वीक एसिड। तो जिसमें कार्बन होगा वो एसिड के कौन से होंगे? कमजोर अम्ल होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हो HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। इन तीनों में कहीं भी C नहीं है। आप ये मत कहना ये C है, ये Cl पूरा अकेला क्लोरीन होता है, ठीक है। तो ये C नहीं है, ये क्लोरीन है पूरा, इस तरीके से लिखते हैं इसे, लेकिन इसमें C है। इसका मतलब यहाँ पे ये एसिटिक अम्ल है। ये कौन सा है? एसिटिक अम्ल। तो ये कमजोर अम्ल हो गया। जिसमें कार्बन होगा तो आप निश्चित रूप से पहचान लेना, कार्बन अम्ल को क्या बना देते हैं? कमजोर बना देते हैं। तो जितने भी कार्बन वाले अम्ल हैं जैसे HCOOH, फॉर्मिक अम्ल, ये कमजोर होगा।
जैसे CH3COOH, ये कमजोर अम्ल होगा, मतलब वीक एसिड होगा। जितने भी जैसे C2H5COOH कैसा होगा, कमजोर होगा। तो जितने भी कार्बन वाले अम्ल होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए बात आती है अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल, और एक वीक एसिड जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब आप कहोगे भाई ये प्रबल अम्ल कौन सा होता है, तो भाई प्रबल अम्ल वो होगा जिसे जलीय विलयन में तुम घोलोगे तो वो पूरा घुल जाएगा। जलीय विलयन में वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा घुल जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला उसमें से। इसका मतलब जब ये पूरा घुलेगा तो ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। जितना ज्यादा घुलेगा उतना ही प्रबल अम्ल क्या देगा, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन ज्यादा देगा, सीधी सीधी बात है। वहीं अगर आप बात करोगे वीक एसिड की, तो ये पूरा नहीं घुलता, ये पार्शियली घुलता, मतलब अपूर्ण घुलता है और आंशिक घुलता है, कम घुलता है। और कम घुलेगा तो H पॉजिटिव आयन भी क्या देगा, कम देगा। उसके साथ ही प्रबल अम्ल जहां H पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं वहां pH वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सोरेनसन ने इसकी खोज की थी, सोरेनसन, याद रखना, इसे पढ़ाएंगे आगे, सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। तो उसकी pH मान उतना ही कम होगा प्रबल अम्ल का। उसके साथ एक और पहचान करने का तरीका है कि प्रबल अम्ल जो होते हैं वो नेचुरल प्रकृति नहीं बनाती उनको, वो प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में मनुष्य द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे H2SO4 प्रयोगशाला में हम बनाते हैं, लैब में जाके बनाते हैं हम लोग। नाइट्रिक अम्ल लैब में बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लैब में बनाते हैं। ये ध्यान रखना, काफी स्ट्रॉन्ग क्या है, अम्ल हैं। दूसरी पहचान आप जानते ही हो कि इनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। तो जो प्रबल होंगे उनमें कार्बन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन अम्लों को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। भाई सीधी सीधी बात है। अब आगे देखो, इसमें क्या देख रहे हो कि भाई जितना H पॉजिटिव आयन कम होगा उतना ही pH वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इस pH वैल्यू को दोस्तों मैं बताऊंगा, एक क्लास pH वैल्यू पे होगी जरूर, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। दूसरी बात, यहाँ pH वैल्यू से मतलब समझ लेना आप H पॉजिटिव आयन की सांद्रता, बस इतना समझ लेना आप। दूसरी बात, दुर्बल अम्ल की जो प्रकृति होती है, जो दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो नेचर से प्राप्त होते हैं, हमें प्रकृति से मिलते हैं। जैसे मैलिक एसिड किससे मिलता है, मैलिक एसिड को आप फॉलिक एसिड भी कह सकते हो, मैलिक एसिड को फॉलिक एसिड, ये किससे मिलता है, सेब से मिलता है। और सेब हम बनाते तो है नहीं है, सेब तो हमें नेचर से प्राप्त होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो हमें प्रकृति से मिलते हैं, सीधी सीधी बात है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर से, ऑक्सैलिक अम्ल किससे मिलता है, टमाटर से मिलता है, तो टमाटर भी नेचुरल है। लैक्टिक अम्ल दही से मिलता है, दही भी नेचुरल है। फॉर्मिक अम्ल एक चींटी होती है, फॉर्मिका नामक चींटी, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल हमें चींटी से, मधुमक्खियों से, इनसे प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट, कुछ अम्ल हैं और कुछ उनके स्रोत हैं जो आए दिन एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, मतलब कौन सा अम्ल कहां से प्राप्त होता है। तो ग्रेप्स मीन्स अंगूर, अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, याद रखना, अंगूर में टारटेरिक एसिड होता है, इसे हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। दूसरी बात, टोमेटो, टमाटर, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, अभी मैं बता चुका था तुम्हें, जो टमाटर होता है उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। एप्पल, सेब में अभी मैंने बताया था मैलिक अम्ल कह लो या इसी को फॉलिक एसिड भी कह सकते हो। एप्पल में कौन सा, मौलिक, एप्पल में मौलिक। लेमन, नींबू में कौन सा होता है, तो सिट्रिक, है ना, नींबू खा के कहते हैं खट्टा लगता है, सिट्रिक, सी कहते नहीं कहते, तो इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज, नारंगी में कौन सा होता है, संतरा में एस्कॉर्बिक अम्ल। टी, चाय में भी एसिड होता है, ध्यान रखना, टैनिक एसिड, कौन सा होता है, टैनिक एसिड। और आंट, चींटी और भी मधुमक्खी, दोनों में कौन सा होता है, फॉर्मिक, मैंने जैसा कि अभी बताया था आपको। स्टोमच मतलब जो पेट का रस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl, जो खाने पचाने के काम में आता है। ये किसके काम में आता है, पेट का जो खाना होता है ना, उस खाने को पचाने में काम करता है। आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। उसके बाद कर्ड जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, मतलब दही, दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। और विंगर में क्या होता है, ये सिरका होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। CH3COOH हम बता रहे थे, वो यही था, CH3
COOH, ये एसिटिक अम्ल होता है। ये किससे मिलता है? हमें सिरका से मिलता है। तो आमतौर पर आप याद रखोगे। दोबारा से याद करते हैं, अंगूर टार्ट्रेक, टमाटर ऑक्सैलेक, एप्पल मॉलेक, मॉलेक कह लो या फोलिक कह लो, लेमन नींबू सिट्रिक, ऑरेंज एस्कॉर्बिक, टी टेनेक, आंटियाबी, फॉर्मिक एसिड, स्टोमच जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो खाने को पचाने में काम आता है। तभी तो बोला जाता है कि भाई खाने के जस्ट बाद आपको क्या नहीं पीना चाहिए? पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? कि आप खाने के बाद पानी पियोगे तो जो एसिड होता है, HCl होता है, वो भी धुल जाता है, जिससे खाना टाइम से नहीं पच पाता। अगर आप खाने के बाद पानी नहीं पियोगे ना, तो निश्चित रूप से वो HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, वो खाने को धीरे धीरे क्या कर देता है? पचा देता है, और आपको पेट से संबंधित बीमारियां कम होती हैं। वैसे ही सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। उसके बाद देखो कुछ महत्वपूर्ण अम्ल हैं जिनके बारे में थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो टिप्पणी कर लेते हैं उन पे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO4 इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2SO4 होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। दूसरी बात, इसका एक नाम और है गंध का अम्ल। गंध का अम्ल मीन्स गंध का अम्ल मीन्स इसमें से गंध आती है। किसकी वजह से आती है वो गंध? सल्फर की वजह से आती है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लहसुन और प्याज में जो गंध आती है वो किस वजह से आती है? तो लहसुन और प्याज में भी गंध सल्फर की ही वजह से आती है। H2SO4 जो होता है, मैंने बताई थी, अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही है, क्योंकि उद्योगों से यही ज्यादा मिलता है। ऑटो जो मोटर व्हीकल्स हैं उनसे भी ये मिलता है। तो ये काफी तीव्र, ये अकार्बनिक है। ये कार्बनिक जो लिख रखा है यहाँ गलत लिख रखा है, ये अकार्बनिक अम्ल है। अकार्बनिक मीन्स इनऑर्गेनिक, मतलब ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, जैसे H3OH, ये कार्बनिक है, ऑर्गेनिक अम्ल है। CH3COOH, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक है, मतलब कार्बनिक है। और जो H2SO4 इसमें C कहीं नहीं है, HNO3 उसमें भी C नहीं है, HCl उसमें भी C नहीं है। तो ये सब कौन से होंगे? अकार्बनिक होंगे, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा एक साथ नहीं होती। ये बैटरी एसिड भी कहते हैं। बैटरी एसिड क्यों कहते हैं? कि जो लेड बैटरी होती है, जो गीली बैटरी होती है पानी वाली, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। और इसे किंग ऑफ एसिड क्यों कहते हैं? क्यों इसे अम्लों का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर उद्योग में इसकी क्या है? मांग है। बैटरी उद्योग ही देख लो आप, उसमें किसकी मांग है? H2SO4 की मांग है। इसका मोलर द्रव्यमान 98.079 होता है। घनत्व तो इसका 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर। गंध का अम्ल इसीलिए कहते हैं कि इसमें सल्फर की गंध आती है, और प्याज और लहसुन में भी सल्फर से ही क्या आती है? गंध आती है। और बारिश कराने में, अम्ल की वर्षा कराने में ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि ये वायुमंडल में अधिकांश पाया जाता है। ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन गंध होती है। और ये भारी द्रव्य होता है, भारी और तरल द्रव्य होता है। इस चीज को आप क्या रखोगे? याद रखोगे। उसके साथ ही इसे ऑक्सी अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल इसलिए कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, O2 की मात्रा ज्यादा होती है। आप देख रहे हो ना, H2SO4, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है इसमें? 4, इसीलिए इसे ऑक्सी अम्ल भी कहते हैं। प्राचीन काल में इसे हम किससे बनाते थे? हराकसीस से। हराकसीस फेरस सल्फेट होता है, FeSO4 इसे बोलते हैं। फेरस सल्फेट को क्या बोलते हैं? FeSO4। तो प्राचीन काल में इसे हराकसीस से बनाते थे, इसीलिए इसे हराकसीस का तेल भी कहते हैं। इस H2SO4 की दोस्तों जो आकृति होती है ना, आकार जो होता है, वो चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय ऐसे होता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे होता है, जैसे ये S है, O ऊपर, एक O नीचे, ठीक है ना, ऐसे करके एक O यहाँ, ठीक है, और OH यहाँ, इस तरीके से होता है ये। तो इसकी आकृति आप देख नहीं रहे, ये चतुष्फलकीय होती है, ठीक है। अब मार्बल कैंसर का क्या रोल है? तो सॉरी दोस्तों, मार्बल कैंसर का रोल है कि आपने ताजमहल देखा है? ताजमहल वैसे किसका, जो मार्बल किसकी होती है? CaCO3 बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इस पर अम्ल वर्षा पड़ती है, मतलब H2SO4 वाली वर्षा पड़ती है, तो ये कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। देख नहीं रहे आप? CaSO4 और H2, एक ऑक्सीजन यहाँ से लेकर के H2O, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये CaSO4 जो होता है, इसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। और ये रंग में कैसा होता है? पीला। तो आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि आगरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, और उसके उद्योगों से SO2 निकलता है। SO2 निकलेगा तो बारिश के साथ H2SO4 देगा, और ये H2SO4
आगरा के ताजमहल की जो मार्बल होती है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होती है, उससे क्रिया करके CaSO4 बना लेता है। तो उस मार्बल को क्या कर देता है, व्हाइट मार्बल को येलो कर देता है, पीली मार्बल कर देता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मार्बल कैंसर भी कहते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जाए तो मार्बल कैंसर किस लिए चर्चा में रहता है, तो आपका जवाब होना चाहिए ताजमहल को लेकर के रहता है। अब इसका उपयोग क्या है, तो देखो खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो फसलों में लगते हैं वो खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सुपर फॉस्फेट ऑफ अमोनियम, जैसे सुपर फॉस्फेट को बनाने में, अमोनियम सल्फेट को बनाने में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये सब खाद हैं जो फसलों में लगाए जाते हैं। पेट्रोलियम में इसका उपयोग किया जाता है और खनिज तेल के परिष्कार करने में भी इसका उपयोग, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग, और बैटरी बनाने में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया ही था, उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की दवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, धातुओं पर जस्ता चढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे एनेमल उद्योग में बहुत उपयोगी मानते हैं, एनेमल उद्योग में। और साथ ही साथ लोहे को साफ करने में भी इसका, लोहे को जो धोया जाता है वो इसी से धोया जाता है। नेक्स्ट जो अम्ल है हमारा वो है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। क्या है ये, नाइट्रिक अम्ल। सबसे मुख्य बात तो ये है कि ये बहुत संक्षारक होता है, मतलब कोरोसिव होता है, इसीलिए इसे खनिज अम्ल भी कहते हैं, एक्वाफोर्टिस भी कहते हैं, इसे स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहते हैं। स्पिरिट जैसा ये होता है, स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहते हैं। और भारत में इसके बारे में जो जानकारी थी वो 16वीं शताब्दी में थी सबसे पहले, और सबसे पहले दुनिया में इसकी जानकारी कीमियागरों को थी। किसको थी, कीमियागरों को। और ये डायरेक्ट नहीं मिलता, ध्यान रखना, ये नाइट्रेट के रूप में पौधों में क्या करता है, नाइट्रोजन को पहुंचाता है। नाइट्रेट मतलब नाइट्रिफिकेशन करके, नाइट्रीकरण करके पौधों में क्या पहुंचाता है, ये नाइट्रोजन संचित करता है। आपने देखा होगा पौधों की जड़ों में कई बैक्टीरिया होते हैं, जैसे इरेजेक्टोबैक्टर, तो ये नाइट्रीकरण करके ही पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा पहुंचाते हैं। एक है राइजोबियम, ये भी पौधों की जड़ों में क्या पहुंचाता है, दलहनी जो पौधे होते हैं, दाल वाले पौधे होते हैं, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा को पहुंचाते हैं। नाइट्रेट के बारे में सबसे पहले जो जानकारी थी वो चिली देश पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका का चिली, उनको जानकारी थी इसके बारे में। तो नाइट्रिक अम्ल के बारे में आपको पता चल गई। उसके साथ ही जब मैं इसकी मोलर द्रव्यमान की बात करता हूं तो 48 + 14 + 1, तो इसका मोलर द्रव्यमान जो होता है वो होता है दोस्तों 63 होता है। क्या होता है, 63 होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट, ये नाइट्रेट का प्रमुख स्रोत है और ये कहां मिलता है, चिली कहां पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका का देश है। चिली में चांदी भी काफी मिलता है, ध्यान रखना। वर्षा, अम्ल वर्षा में भी ये सहायक होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है खाद बनाने में, एनपीके खाद में एन मीन्स नाइट्रोजन, पी मीन्स पोटेशियम और पी मीन्स फॉस्फोरस और के मीन्स पोटेशियम, तो इसमें नाइट्रोजन का भी रोल होता है। तो पौधे में ये मैक्रो न्यूट्रेंट, ये न्यूट्रेंट है ना, पोषक एलिमेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, गिलास में भरकर नहीं रख सकते आप इसे। अगर नाइट्रिक अम्ल को आप गिलास में भर के रखोगे तो गिलास चटक जाएगा, टूट जाएगा। तो आपने देखा होगा जो गिलास, कांच के जो बर्तन वगैरह होते हैं उनमें जो लिखाई होती है या डिजाइन वगैरह होती है वो नाइट्रिक अम्ल से ही की जाती है। इसके उपयोग के बारे में बात करूं तो देखो, उर्वरक बनाने में, विस्फोटक पदार्थ, आप TNT सुना होगा आपने, ट्राइनाइट्रोटोलून, वो ट्राइनाइट्रोटोलून इससे ही बनाया जाता है, ट्राइनाइट्रोटोलून। और ये TNP है, ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये काफी विस्फोटक होता है, इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, HNO3 जो है, नाइट्रिक अम्ल जो है, वो काफी विस्फोटक पदार्थ के बनाने के उपयोग में, और रासायनिक जो उद्योग होते हैं उसमें भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। रंजक मीन्स डाई वगैरह जो होती हैं उनमें इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं। औषधि के निर्माण में, कांच के ऊपर लिखावट करने में, और एक्वारेजिया मीन्स अम्लराज को बनाने में। अब ये एक्वारेजिया क्या होता है इसे देख लेते हैं, इसके लिए कई क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखो आप हेडिंग देख रहे होंगे, अम्लों का राजा तो अलग हो गया H2SO4, लेकिन ये क्या है, अम्लराज है, एक्वारेजिया, इसे हम बोलते हैं, इसका अर्थ होता है शाही जल, और इसे रासायनिक नाम है इसका नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब अम्लराज बनता है ना
तो ये रंगहीन होता है, उस समय इसका कोई कलर नहीं होता अम्लराज का। लेकिन थोड़ी देर बाद ये किस रंग का हो जाता है, ये नारंगी रंग का होता है। अम्लराज का मतलब है कि इसमें HCl प्लस HNO3 इनके मिलाने पर क्या बनता है, इनकी क्रिया पर क्या बनता है, अम्लराज बनता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे 3 मात्रा ली जाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की और 1 मात्रा ली जाती है नाइट्रिक अम्ल की। तो ये किसका मिश्रण है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं। जो सुनार होते हैं ना, ज्यादातर एक्वा रेजिया का उपयोग धातुओं को गलाने में करते हैं। जो नोबेल धातु होती है ना, जो कम क्रियाशील होती हैं, जैसे सोना है, ओरम जिसे कहते हैं, चांदी है, प्लेटिनम है, इनको गलाने में करते हैं। मान के चलिए मेरे पास कोई अंगूठी है और मैं उस अंगूठी को लेकर के सोनार के पास जा रहा हूँ, कह रहा हूँ भाई उस अंगूठी से जंजीर बना दे मेरी, तो मेरी अंगूठी को वो एक्वा रेजिया में गला देगा और फिर दोबारा से उसे सिल्ली बना करके उसकी चेन बना देगा। ठीक है, तो ये होता है एक्वा रेजिया। आप याद रखना, आपको ये पूछ लेगा एक्वा रेजिया में, कई बार पूछेगा अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो HCl 3 और HNO3 1, तो 3:1। कभी कभी आपको पहले HNO3 लिख देगा, बाद में HCl करेगा, तो फिर ये हो जाएगा 1:3। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों अम्लराज। अब इसके उपयोग की बात करूं तो मैंने आपको बताई थी नोबेल धातुओं को बनाने में या गलाने में, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम मीन्स Pt, चांदी का सूत्र क्या होता है Ag और सोने का सूत्र होता है, ध्यान रखना, रासायनिक सूत्र Au। अब बोलते हैं कि भाई 99% जो सोना है उसका शोधन जो किया जाता है वो एक्वा रेजिया के द्वारा ही किया जाता है। और प्रयोगशाला में जो कांच के उपकरण होते हैं ना, उन पे जो पार्टिकल्स आ जाते हैं, धातु के जो कण आ जाते हैं, उनको हटाने में भी एक्वा रेजिया का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब HNO3 का उपयोग एक्वा रेजिया में भी किया जाता है। तो दोस्तों आज ये हमारी जो क्लास थी, हमने शुरुआत करी आपको साइंस पढ़ाने की और साइंस में केमिस्ट्री पढ़ाने की। इसके बाद हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ऑल ओवर जनरल साइंस में आपको मतलब तांडव मचा के रख देंगे भाई। तो अगर तांडव चाहते हो आप साइंस में, तो आप क्लास को शेयर करके, सब्सक्राइब करवा के और बेल आइकन दबा के, आपको भी क्या करना है, बेल आइकन दबा करके तांडव मचवाना है क्लास का। भाई सीधी सी बात है, अगर आप तांडव मचाते हो तो हम भी साइंस में आपके लिए तांडव मचाने के लिए तैयार हैं। ये जो मैंने पढ़ाया है उसके बाद मैं छार वाली क्लास और लवड़ वाली लाऊंगा और फिर जस्ट ही इसके क्वेश्चन आंसर जो किसी भी एग्जाम के हो आप सॉल्व करोगे। भाई सीधी सीधी बात है, स्पेशल जरूरी नहीं है कि एक ही एग्जाम के ही कर पाओ, सभी एग्जाम के सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम आपको कई देने हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को फिर से कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करवाइए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।